वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आप लोगों की थ्योरी रहती है ना, जो कि एसएससी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके एग्जाम्स में क्या रहता है, मैथ और इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहता है ना। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल हो, आप अगर मैथ और इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है, होता क्या है कि मैथ अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपकी रीजनिंग अपने आप कवर हो जाती है, लेकिन एक बचता है इंग्लिश, बहुत बड़ा पोर्शन है। जीएस तो बंदे कवर कर लेते हैं, है ना, धीरे से अपना वन लाइनर पढ़ते रहे उस तरीके से कवर कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको ध्यान में रखते हुए उन चीजों को कवर करने के लिए इस चैनल पर हमने एक अपने मित्र से, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम सिलेक्टेड है, अभी उनकी जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, उनसे मैंने कहा है कि आप इस चैनल पर समय दें अपना, ठीक है, जिससे क्या रहे कि जो भी वॉरियर्स हैं या स्टूडेंट हैं उनका जो भी फायदा हो सके। अगर आप ग्रामर पोर्शन पढ़ाना चाहें ग्रामर पढ़ा सकते हैं, वो कैब पढ़ाना चाहें वो कैब पढ़ा सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी है, सब सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोर्ड रेडी है, सब कुछ है। आप आए, अपना कीमती समय निकालें 1 से 2 घंटे के लिए, और आप इन स्टूडेंट्स का जो भी आप भला कर सकते हैं आप करें, ठीक है। तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका प्री में स्कोर रहा सीजीएल 2017 में, वो उनकी जो ऑल इंडिया रैंक रही 2438 रही, ठीक है, और उनका प्री में स्कोर 151 था, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा कि प्री में उनका स्कोर कोई बहुत ज्यादा नहीं था, जैसे कि लोग कहते हैं कि 160 होने चाहिए, 70 होने, ऐसा कुछ नहीं था। 151 जो कि एक लिमिटेड स्कोर था। जैसे कि आप देखते हैं उनका इंग्लिश, मैथ और इससे उन्होंने स्कोर किया। जीएस में कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था कि नहीं 50 में 45 थे, इस तरीके से नहीं था। 151 एक एवरेज स्कोर है ना। लेकिन फिर उन्होंने मैथ्स में जो उनका स्ट्रीम सब्जेक्ट है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और 185 नंबर आए उनके, है ना। अब आप समझ सकते हैं उन्होंने फाइनल स्कोर जो गेन किया 542.25, ठीक है, 542.25 उन्होंने फाइनल स्कोर 700 में से प्राप्त किया, और उनके ऐसे राइटिंग में आए 68, ठीक है। ऐसे राइटिंग में भी बहुत अच्छे नंबर है, उन्होंने इंग्लिश में ही ऐसे राइटिंग दिया था। अब आप ये ना सोचें कि हिंदी में नंबर नहीं आते, ऐसा नहीं है यार, दोनों में ही नंबर आते हैं, 68, 70, 65 बहुत से लोगों के आए भी हुए हैं, है ना। ये सब चीजें आप समझिए कि यहाँ पर उनका स्कोर आया 323.25, ठीक है। मेंस में उन्होंने मेन गेम चेंज किया, ठीक है, 323.25 उन्होंने मेंस में लिया, जो कि आपको बोला जाता है कि यार देखिए होता क्या है, प्री में अगर आप स्कोर कम भी रह जाता है ना, मेंस में आप कवर करने की सोच, जिनका भी मेंस का अभी एग्जाम लगा हुआ है वो 320 प्लस लाएंगे। अगर इधर आपके कम भी हो जाते हैं तब भी आपको एक स्ट्रीम जॉब 4600 ग्रेड पे, बी ग्रेड तक आपको मिल जाती है, ठीक है। तो उनसे हम लोग डायरेक्ट लाइव उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपकी जो भी क्यूरी हो वो भी आप भेज सकते हैं। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि वो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, ठीक है, जुड़ चुके हैं हम लोगों से। अब मैं उनसे लाइव कुछ जो बच्चों की क्यूरी रहती है, जो प्रश्न रहते हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैं उनसे पूछूंगा किस तरीके से उन्होंने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, किस तरीके से क्या किया, क्या प्रिपरेशन रही उनकी, है ना। उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है, मिलते हैं। आप अपना इंट्रो दीजिए सर। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैंने एसएससी सीजीएल 2017 में 2438 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है, और इसके अलावा जो इस स्कोर में मेरा मेनली जो योगदान रहा है वो रहा है इंग्लिश सेक्शन का, जिसमें मैंने सीजीएल में प्री में आउट ऑफ 42 प्लस अराउंड स्कोर किया था, और उसके अलावा मेंस में भी 200 का जो कि रहता है पेपर, उसमें मैंने 185 स्कोर किया था। तो जो मेनली मेरा पोर्शन है जो सिलेक्शन में जो मेनली मेरा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है इंग्लिश को। तो इसी वजह से जो मुझे लगता है जो मेरी पोस्ट मुझे मिली है सीजीएल के थ्रू EFHQ में। सर मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, आप अपना स्कोर ये बताइए, बच्चों को ये जानकारी चाहिए कि प्री में आपका कितना स्कोर है, क्या आपका 170 रहा या 180 रहा, कितना रहा, बच्चों को बताइए जिससे। प्री में मेरा स्कोर है 151 आउट ऑफ 200। उस टाइम एज फार एज आई नो उस टाइम जो कट ऑफ गया था वो था ओबीसी का 127 शायद, और जनरल का 131 अराउंड गया था, जहाँ तक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये स्कोर गया था, तो उसमें मेरा ऐसे कि मैंने इंग्लिश में बताया आपको 42 प्लस स्कोर था, और उसके अलावा जो मैथ का स्कोर भी ऐसे ही था 40 प्लस था, और जीएस में थोड़ा हालांकि कम रहा था, जीएस का स्कोर मेरा जहाँ तक मुझे लगता है जीएस वेरी करती है, जीएस का क्या रहता है स्कोर जो है
अप एंड डाउन चलता रहता। कभी इस पेपर अगर आपके हिसाब से फंस जाता, तब तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं चलता था 17 या 18 में कि आपको उसका जो है एडवांटेज मिल जाए। रहता यही है कि आपको वो दिन किस तरीके का आपका पेपर सेट हुआ मिल गया है ना। जीएस का यार यही रहता है। तो बच्चे जो जीएस के लिए परेशान रहते हैं, मतलब पढ़ें आप, करंट को भी पढ़े, करंट का पोर्शन बढ़ गया 17 से मैं देख रहा हूँ कि करंट का एडवांटेज ज्यादा बढ़ गया है ना। तो थोड़ा सा आप पढ़ते रहे, करंट से जुड़े रहे और वन लाइनर ही पढ़े, ज्यादा डेप्थ में जाने में एसएससी में कोई आपको जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आप आगे कंटिन्यू करिए। तो जीएस में ऐसे कि आप बता रहे हैं, जीएस में 25 क्वेश्चंस आते हैं और जहाँ तक आप देखते होंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, तो कहो मिडाइवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन भारत है आप उसको पढ़ें और उसमें से पूरा आपने पढ़ डाला, जहाँ से मिडाइवल हिस्ट्री चालू होता है और जहाँ तक जब तक अंग्रेज आते हैं मॉडर्न इंडिया तक आपने पढ़ लिया। और पता चले इतना पढ़ने के बावजूद भी आपको एक क्वेश्चन मिला। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो ये थोड़ा इस टाइप का पेपर है वो। तो आप लोग को क्या करना चाहिए जीएस में, आपको क्या स्कोर अच्छा करना है तो थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है ना, वो आपको अपनानी पड़ेगी। कुछ टॉपिक आपको एकदम ऐसी कमांड रखनी चाहिए कि अगर वो आपका टॉपिक है, जैसे कि जो कि मैंने देखा है कि बच्चे जो है, अगर आप जैसे जीएस को पढ़ रहे हैं तो कुछ टॉपिक होते हैं हम लोग, जैसे किसी को इतिहास अच्छी लगती है, हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को पॉलिटी अच्छी लगती है, किसी को अपना जैसे करंट अच्छी लगती है। अगर बैंक से जुड़ा स्टूडेंट है या अखबार न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट रखता है तो करंट अच्छी, जो भी आप जैसे ब्रॉड सेक्शन है, जीएस क्या है ब्रॉड सेक्शन, तो उसमें जो भी आप जैसे टॉपिक जैसे आप पॉलिटी है तो उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो वो फिर गलत नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर वो वहां अगर आप अपने ही जो आपकी कमांड है उसी में आपने गलत कर दिए, तो आपको जैसे इतिहास नहीं आती है, आपको हिस्ट्री में कम आता है, आपको एशियंट अच्छी नहीं आती है, आपको जो आधुनिक भारत अच्छा आता है, तो ये सारी चीजें आपको जो भी पढ़े मतलब एक डेप्थ में चले जाएं और उसको मतलब अच्छी से कमांड करें। तो आपने किस पर कमांड की थी? देखिए एग्जाम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। हाँ, आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या आपसे चाहता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि जो कि पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए उसमें ज्यादातर जो रहता है, आप हिस्ट्री की बात करें तो उसमें मॉडर्न इंडिया का वेटेज ज्यादा है। जैसे कि 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से कहो जैसे 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 में से गारंटेड है कि 2 कम से कम मॉडर्न इंडिया करेंगे। हो सकता है 2 से ज्यादा हो जाए, लेकिन पॉलिटी के भी 3 से 4 आ जाते हैं। पॉलिटी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो तो पॉलिटी तो बेस रहता है उसका। ठीक है, जब तक आप गवर्नमेंट को नहीं जानेंगे तब तक क्या फायदा गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी का ऐसे ही रहा। और मेनली जो कि थोड़ा ऐसा सेक्शन रहता है, थोड़ा ऐसे इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स ऐसा सेक्शन रहता है कि आप कभी कभी खूब पढ़ लो, ठीक है, तब भी उसमें कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कंसेप्ट वाला, ठीक है, जो आपको नहीं आता होगा, और कभी कभी इतना सरल पूछ देता, हो सकता है आपने पढ़ा हो तो वही आ जाए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा इसमें स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी कि कैसे हमको क्या क्या पूछ रहा है। आप देख रहे होंगे 17 के बाद जो मैंने पेपर देखे हैं 17, 18 और 19 का भी, तो उसमें मैंने देखा है कि जो प्रीवियस जो पूछ रहे हैं प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स के ज्यादा। ठीक है, पहले क्या था, एक आध क्वेश्चन आता था तो लोग ध्यान नहीं देते थे। अब क्या है 50 की एसएससी पूछती थी, मुझे ध्यान है कि 50 जब नंबर का पेपर लेती थी जीएस का, तो करंट का मुश्किल से मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन रहता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा 17 के बाद, जब से एसएससी सीपीओ का पेपर हुआ 17 का, उसके बाद से इन्होंने करंट का पोर्शन बढ़ा दिया, जिससे बच्चे जो है थोड़ा सा गड़बड़ाने लगे। एसएससी का बंदा थोड़ा करंट से दूर रहता है। हाँ, बैंक का उसके बिल्कुल करीब रहता है। बैंक में क्या रहता है कि यहाँ पर पहले जीएस आती थी एसएससी में, अब यहाँ इन्होंने जीए कर दी, जनरल अवेयरनेस कर दिया उसको, ये रहने लगा। करंट का पोर्शन बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो पेपर सेट कर रहे हैं उनका ये उनका मानना है कि जो आए व्यक्ति उसको जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया है उसको करंट जो अवेयरनेस है उसकी जानकारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनका ये मोटिव रहता है, इसलिए करंट का ये तो हो रहा है आपकी प्री का। इसको अब आप बताइए, मेन जो एग्जाम अभी लगा हुआ है मेंस का, मेंस में बंदा 320 प्लस स्कोर किस स्ट्रेटेजी से करे। अगर किसी का गणित सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो भी कर सकता है ना, लेकिन उसको कम से कम 150 प्लस तो दूसरे सब्जेक्ट में लाने ही पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से दोनों को साथ में ले चल के एक स्ट्रीम सब्जेक्ट बना के किस तरीके से हासिल करे 320 प्लस, क्योंकि बिना 320 प्लस के मुझे नहीं लगता है कि प्रेजेंट टाइम मतलब आप 4600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे की जॉब ले पाएंगे। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में है अब आप देख रहे हो कट ऑफ पहले से काफी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं 16, 17, 18, 19 कट ऑफ आसमान छू रहा है। ठीक है, तो आप इसमें केवल कट ऑफ पे डिपेंड नहीं रह सकते। उसका कारण क्या है बता पाएंगे? कारण कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ा नॉर्मलाइजेशन से स्कोर ही बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एसएससी जो पेपर सेट करती है कई सारे पेपर रहते हैं, तो कई बार बच्चों की शिकायत भी रहती है कि नॉर्मलाइजेशन उनका
उनके हिसाब से नहीं किया गया, लेकिन उनके हिसाब से एसएससी का आपके टाइम तो शायद नॉर्मलाइजेशन, हमारे टाइम नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। तो देखते हैं 200 में से जो स्कोर आउट ऑफ 200 नहीं, कटाव तो मेरा मन में 16 या 17 से ही बढ़ी थी। कहीं ना कहीं उसका मुझे जो अपना मतलब पर्सनल ये लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे पहले कहते हैं कि जो टीचर्स थे, अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बच्चों को मिल रहा है घर पर बैठा, अब हर एक बंदा दिल्ली जाके प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। पहले क्या था, जो दिल्ली गया उसी का स्कोर आ रहा था, वहाँ अच्छे एजुकेटर थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा चल गया है कि बच्चा घर पर बैठ के उसकी प्रिपरेशन कर सकता है। ये भी कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रहा कि घर पर बैठकर उसको जो ट्रिक है, जैसे शॉर्ट ट्रिक है जो मार्केट में चल रही, गणित में क्या था पहले एक्सेप्शनल मतलब लॉन्ग मेथड चलते थे, अब क्या वही पार्ट मेथड चल रहा प्रतिशत में, तो वो कहीं ना कहीं कारण रहा। अब सबके पास वो ट्रिक और फंडामेंटल पहुंच चुका है, जिससे उनको बहुत एडवांटेज मिल रहा है एग्जाम में। और रह कह रहा है एसएससी अपना पैटर्न नहीं चेंज कर रहा। समस्या सबसे बड़ी है कि एसएससी प्रीवियस ईयर, लेकिन 17 में उन्होंने चेंज किया था। गणित में देखा होगा, उस चीज को आपने फील किया कि गणित में क्या उन्होंने चेंज किया था। 17 से पहले जितने भी, जैसे कि 17 में जब मैंने दिया तो उससे पहले क्या था, जो एसएससी के पेपर आते थे अधिकतर प्रीवियस ईयर का ही पोर्शन रहता था, ठीक है। जैसे कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, तो 60-70 तो आराम से प्रीवियस ईयर लगाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो 60-70 आराम से कर सकते थे। लेकिन 17 में भी हम लोग पेपर देने गए थे, इसी उम्मीद के साथ जाते सभी लोग के जैसा। और सर के साथ एक ट्रेंड ये हुई थी कि उस दिन का पेपर कैंसिल हो गया था, मैथ का ही तो कैंसिल हुआ। पेपर देने के बताइए 2 बार मेंस का प्रेशर झेलना है ना, मैथ का वो भी पेपर जो सर का स्ट्रीम सब्जेक्ट का मतलब है सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रीम का मतलब कमांड है ना, मेन चीज होती कमांड, ठीक है। तो ये चीज थी, तो सर उस पर जो है मतलब गए पहली बार पेपर, तो कुछ क्या कारण रहे थे, यही सब मुद्दे रहे थे कि पेपर आउट हो गया, तो सर का एक बार पेपर आउट गया, सर डिमोरलाइज हो गए, है ना, कि यार दोबारा पेपर देना पड़ेगा। तो कठिन पेपर आया था, एसएससी ने पैटर्न भी चेंज कर दिया था, 17 से ही पैटर्न चेंज किया था। यही था कि जो तैयारी जिस बेसिस पे करने जाते थे, फिर भी मैथ वाले लड़कों के साथ तो खासकर बहुत ट्रेजेडी ही हुई थी, तैयारी कुछ सोच के करते हैं एकदम पेपर। मैथ में क्या था, तब तक मैं देख रहा था कि लड़कों के 190, 180, 150 जनरल स्कोर हो गया था बड़ा आराम से, और इंग्लिश में अगर वो 140 ले आता तो उसका काम बन जाता था भाई, 320, 330। अब यहाँ चेंजेस हो गया, अब वो लड़का पता कहाँ खेल रहा है, 150, 140, 155, इससे ऊपर ही नहीं बढ़ पाया, है ना। तो कहीं ना कहीं मैथ स्ट्रीम वाले मतलब आपको दोनों सब्जेक्ट लेकर चलना है, एक सब्जेक्ट पर कमांड बना के आप सोचे सिलेक्शन ले ले, तो मुझे नहीं लगता कि अब इतना आसान। क्योंकि उस टाइम जब 2017 में जिन लोगों का मैथ मैनली था, जो सोच रहे होंगे कि मेरा मैथ के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो इंग्लिश उनकी ज़्यादा उतनी मजबूत नहीं रही होगी, तो उन्होंने मैथ के बेसिस पे पेपर देने गए होंगे। लेकिन पेपर मैथ का कठिन आ गया, तो मैथ में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, इंग्लिश में वो पहले से उतने मजबूत थे नहीं, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं सिलेक्शन में दिक्कत हुई, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के अगर आपको पोस्ट अच्छी पानी है टॉप की, जहाँ तक इवन आपको रैंक भी अच्छी पानी है, अंडर 100, अंडर 500 जो भी रैंक है, तो अगर आपको पानी, तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल फोकस देना पड़ेगा। आप न तो प्री में जीएस को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही मेंस में, दोनों में से ये हो सकता है जीएस कहने की बोनस समझ लीजिए आप, जीएस बोनस ऑब्वियसली जीएस प्री में आप अगर जैसे सर का 151 रहा है, यहाँ पर 170 होता, तो उसके मजे ही कुछ अलग होते हैं, और अच्छा रैंक आ जाती है, और अच्छी पोस्ट तो खैर अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब रैंक एक अच्छी ऑल इंडिया ये 520 नंबर बढ़ जाते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं कारण रहता है। तो हम लोग, ये मेरा कहना है आप लोगों से, जो भी प्री की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, वो चारों सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड करें, है ना, हल्के में ना। लेकिन जीएस को लाइटली बच्चे छोड़ देते हैं, यार इसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो आपके लिए बोनस है, ठीक है, इस चीज को आप समझे। सर आप कंटिन्यू। तो वही आप सही बोल रहे हैं, जीएस बोनस है। अगर आपका स्कोर प्री में मान लो अच्छा आ जाता है, जैसे कि कट ऑफ 140 का है, आपका स्कोर 170 आ जा रहा है, तो आप पहले से एक एक्स्ट्रा लीड लेके चल रहे हैं पहले से, ठीक है। मेंस में जाएंगे तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि हम पहले से ही प्री में आ गए, वरना मेंस में क्या है, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी रैंक लानी है, प्री में आपका स्कोर कम रह जाता है। अब सर बच्चों का ट्यूशन में बहुत सही रहता है कि आपने यूपी बोर्ड से पढ़ा है, सीबीएसई बोर्ड से, ये जो इन लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया मार्केट में स्टूडेंट्स के कि सीबीएसई बोर्ड का ही लड़का इंग्लिश में अच्छे नंबर लगाता है, तो आप उस मिथ को भी आप क्लियर करें। हाँ, ये मिथ ही है जहाँ तक मैं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड से मैंने 12th तक स्टडी की है, ठीक है। उसके बाद सीधी सी बात है, यूपी बोर्ड का एक स्टूडेंट रहता है तो उसका इंग्लिश में उतना अच्छा इफेक्टिव जो रहता है, कमांड नहीं रहता है इंग्लिश में,
ठीक है, लेकिन ग्रामर में तो एक बार हो सकती है, लेकिन वोकैब में तो बिल्कुल ही इंग्लिश कहीं ना कहीं वोकैब और ग्रामर लैंग्वेज लैंग्वेज है तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर सबसे मेन चीज जो मैंने रियलाइज की वो ये है कि अगर आप इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट लें, आप इंग्लिश को ये ना समझें या वोकैब को ये ना समझें कि आप इतनी सारी वोकैब में कैसे याद होंगी। याद कर लो, छोटा छोटा एक टारगेट सेट करें। जैसे कि जो लोग अभी जैसे कि 2020 वाला एग्जाम होने वाला है, कल एसएससी का शायद कैलेंडर आया, तो उसमें ये बताया गया है कि ये एग्जाम मई जून में होगा। तो क्या है, अगर एग्जाम मई जून में होगा तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। तो जो लोग अगर अभी बिगिनर भी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर स्टार्ट कर रहे हैं तब भी उनके पास इतना टाइम है कि वो इस बार सीजीएल में अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। ना केवल अच्छा स्कोर बल्कि पोस्ट तो अच्छी मिल ही सकती है, उनको रैंक भी मिल सकती है अच्छी। नहीं, बच्चे की मैंने जो समस्या देखी है ये देख रहा हूँ कि ग्रामर पोर्शन तो यार कर ले रहा, 100 नंबर 120 नंबर तक तो कर जा रहा, लेकिन दिक्कत पता कहाँ है? कंप्रेंशन, पीक्यूआरएस, क्लोज्ड है। यहाँ बच्चा जब एसटी दे रहा है तो वहाँ वो एकदम बिल्कुल डिमोरलाइज हो रहा है, ठीक है, एकदम बिल्कुल अपने आप को नर्वस पा रहा है, मन नहीं लग रहा है उसको करने, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं। ग्रामर पोर्शन कर लेता है, आपकी एरर होगी, पैसिव एक्टिव हो गया, वो कैब आपका वन वर्ड अगर रटा रटाया गया तो कर लिया, नहीं तो वो नहीं है होना उनसे, ठीक है। मतलब जितना प्रीवियस ईयर सेक्शन आएगा इधर से कर लेंगे, लेकिन जब पैसे जाते पीक्यूआरएस और आप क्लोज टेस्ट आ गए तो वो वहां पर अपने आप को नर्वस पा रहे, उसको किस तरीके से इंटरेस्ट लाए, है ना, किस क्या आपने कमांड किया उस पर बताएं। तो आप जैसा कि बता रहे हैं पीक्यूआरएस हो गया है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो कि 20 के क्वेश्चन करीब आते हैं इसमें, और प्री में भी 1-2 क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा क्लोज टेस्ट जो कि सब लोगों का, ज्यादातर लोगों का पॉइंट रहता है, वीक पॉइंट रहता है। और उसके अलावा रीडिंग कंप्रीहेंशन, ग्रामर वाला तो एक बार कर ले, लेकिन वोकैब वाला आप बिल्कुल एक बात है, बिल्कुल। अगर आप ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो आप जैसे कि आपका एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फिर ब्लैंक्स यहाँ पे आप अच्छे से कर लेंगे, प्रीपोजिशन वगैरह अच्छी, तो क्लोज टेस्ट में कुछ पोर्शन आपका हो जाएगा। लेकिन जब तक आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप उतना अच्छा इंग्लिश में जो आपका स्कोर है 120-30 के करीब रुक गया है, स्टैग्नेंट हो गया है, उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैं एक स्ट्रेटजी का वीडियो भी लेके आऊंगा कैसे कि मुझे क्या आपको करना चाहिए। आप इस चैनल से जुड़े, सर के पास देखिएगा, सर के पास अभी या महीने 2 महीने या 3 महीने जो भी समय है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती है, सर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। मैं इनसे सर से बोल रहा हूँ कि कम से कम ग्रामर जो है, ग्रामर पोर्शन सर कवर कराएं। वो कैब क्या है यार, वो कैब के लिए भी बोलूंगा कि सर अगर ज्वाइन कर लेते उसके बाद भी चैनल पर वीडियो बनाए, है ना। लेकिन अब होता क्या है ना, नौकरी के बाद आदमी की इच्छाएं बढ़ जाती है ना, और आगे भी सर की प्रिपरेशन चल रही है अपने, है ना। तो उस हिसाब से वो जुड़ेंगे। और सर आपको ये भी बता दो कि सर अब जैसे इंग्लिश का इनका हो गया, आप एसएससी सीजीएल का समझ गए, अब बंदा खाली नहीं बैठा, ठीक है। इसने जो है क्या नाम है, यूपीएसआई सिलेक्टेड उसी टाइम शायद 17 के पहले, प्री के पहले ही आपका पेपर हुआ था। यूपीएसआई नहीं 17 बाद में हुआ, वैकेंसी 17 के पहले थी, 16 की वैकेंसी थी, लेकिन पेपर बाद में हुआ था। पेपर बाद में हुआ था, तो वो पेपर एक बार देने गए तो वो कैंसिल हो गया। उसमें भी बहुत, यूपी में भी इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। एक पेपर कैंसिल हो गया था आपका पहला, फिर सेकंड बार सर देने गए, उसमें सर का क्वालिफाई हुआ, उसके बाद 17 का मेंस हो गया, उसके बाद सर खाली नहीं बैठे, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट था कि जॉब चाहिए थी, है ना, क्योंकि आप अपने मतलब खाली नहीं बैठना, आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं लगे रहना, है ना। आप अगर खाली बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है दिक्कत देगी, है ना, पीछे हो जाएंगे। हाँ, पीछे हो जाएंगे आप भीड़ से। तो सर ने क्या किया, अपना एसआई क्वालिफाई किया, एसआई में भी अच्छी रैंक थी 400, ठीक है। सर ट्रेनिंग भी कराए हैं, प्रेजेंट टाइम ट्रेनिंग की, और उसके बाद जब इसका कॉल लेटर आ गया 17 वाला, एक तो एसएससी इतना लेट कर रहा है ना सिस्टम ने, क्या पता ये 17 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई। अब सर अपनी पोस्ट के बारे में बताएं, क्या कौन सी मिली है? हाँ, मुझे एसएससी सीजीएल 2017 से मुझे एएसओ AFS2 आर्म फोर्स हेडक्वार्टर जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, मुझे एएसओ की पोस्ट मिली है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है, और ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट है। तो एक ठीक पोस्ट है, अच्छी। आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, सेटिस्फैक्टरी है, एसआई जैसे है उससे बेटर ग्रेड पे है। नहीं, लोग कहते हैं कि यूपीएसआई ज्यादा अच्छा है, वो अपना इंडिविजुअल का वो रहता है, वो 4200 ग्रेड पे, वो आप समझ रहे हैं ना, इनकम से इसलिए। और कहते हैं लोग थोड़ा लोगों को वर्दी का थोड़ा वो रहता है। पर अब AFH2 है आपकी, ये व्हाइट कॉलर जॉब है ना, इसमें आपका जो सैलरी आएगी वही रहेगी, है ना, ये चीजें रहती हैं। हाँ, AFH2 थोड़ा इसमें टाइम भी मिल जाएगा, जैसे आगे आप कुछ
करना हाँ, चाहते हैं, graduation करना चाहते हैं। ऐसा ही जॉब में टाइम बिल्कुल नहीं बिल्कुल, मिलेगा, बिल्कुल। ये आप हमें बताती अपने बात लिए है। टाइम नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं, सैटरडे संडे उसमें भूल जाए। उसमें क्या है, हम लोग को सैटरडे संडे ऑफ ही मिलता है ज़्यादातर, कभी अगर काम ज़्यादा ना हो तो ये भी फायदा है। तो सही जॉब है कुल मिला के AFH में आपको। आप समझिए SSC CGL का क्वालिफाई, इन्होंने SSC CGL भी दिया आपका 2017 SSC CGL भी दिया, उसमें भी इन्होंने इंग्लिश में 50 में 50 स्कोर किया। मतलब आप ये देखिए कि बंदे के अंदर टैलेंट है, सब चीजें हैं, वो चाहे तो एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन जब तक उसको जॉब मिल नहीं गई तब तक उसने एग्जाम देना नहीं बंद किया है ना। अब एग्जाम देने से क्या रहता है, आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो जो बच्चे सिलेक्टेड हो गए, जब तक जॉब बिल्कुल फाइनल मतलब हो ना जाए, आप कहीं ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, तब तक आप लगे रहिए, एग्जाम देते रहिए। अब सर ने एग्जाम देना मैंने ही बोला कि अभी आप बंद कर दो, कटाव क्यों बढ़ा रहे हो, है ना। इससे क्या रहता है, कटाव बढ़ रही है, आप तो दे रहे हैं, आप तो दे आएंगे, कटाव बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हमने कहा कि अब अगर आपका हो गया, CBO भी दिया इन्होंने, आपका CHSL भी दिया, टाइपिंग नहीं देने गए, टाइपिंग है ना, ऐसे राइटिंग का कुछ आप बताएंगे कितने नंबर आए थे आपके? ऐसे राइटिंग में मेरे CGL में 68 थे। हाँ। तो क्या इसमें ऐसा कुछ रहता है कि इंग्लिश में लिखे हैं तो ऐसा अच्छे कुछ नहीं नंबर रहता आते है, हैं? ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये मार्केट में ये भी एक मिथ है, ये अफवाह है पूरी तरह से, इसमें कोई ध्यान मत दीजिए। आप इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, बस जो आप लिखें वो कंटेंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए और थोड़ा एक तरह से एक कोहेरेंट मैनर में होना चाहिए, मतलब एक तरह से ठीक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से लिखें आप। जैसे मेरे टाइम आया था डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड आया था, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन जैसे 2018 में शायद मैंने दिया था, हाँ, टायर 3, तो 2 साल हो चुके थे डिमोनेटाइजेशन को लगभग, तो ये पूछा था डिमोनेटाइजेशन को हुए 1.5 साल लगभग हो गया है। तो आप इस टाइम इस पर क्या इफेक्ट देखते हैं कि उसका कितना प्रभाव पड़ा? तो ऐसा कुछ था। तो उसमें डिमोनेटाइजेशन, वैसे भी SSC में जो टॉपिक आते हैं हम लोग को लिखने के लिए, वो हमेशा जनरल ऐसे टॉपिक आते हैं कि हर कोई लिख सके, ऐसा नहीं देते हैं कुछ टफ टाइप का हो कि जो कोई बहुत अच्छी नॉलेज वाला व्यक्ति हो वही लिख पाए। वो कोई भी जनरल टॉपिक देते हैं और आप उस पर आसानी से लिख सकते हैं। तो उस पर आप मतलब जो भी लिखें, हिंदी में लिखें तो हिंदी में लिखें, लेकिन जो आप लिखें थोड़ा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, थोड़े वर्ड्स जो आपका सिलेक्शन होता है शब्दों का वो थोड़ा चयन अच्छे से करिए। और आप जब करेंगे तैयारी तो आपको खैर कोई दिक्कत नहीं होगी। टायर 3 अभी दूर है, आप पहले प्री और मेंस पे फोकस करिए। टायर 3 के लिए आप 2 महीने मिलते हैं, आप सफिशिएंट है उसके लिए, आप आराम से तैयारी टायर 3 के लिए उस टाइम में कर सकते हैं। अब आप ये बताइए कि जो इस समय अभी बीच मार्केट में जितने भी स्टूडेंट्स थे कहते कि दिल्ली जाओ, दिल्ली से ही नंबर मिलते, ऐसा कुछ है क्या? आज तो हम कह घर पर भी बैठे तो वही दिल्ली, आज हम मतलब सब सारे टीचर ऑल इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर है उनसे जुड़ सकते हैं। इंग्लिश हो, मैथ हो, कहीं भी हो आप जुड़ सकते हैं। उससे क्या रहेगा, आपको जिसमें कंपटीशन में जो बैठा है उसको क्या रहता है, नॉलेज रहती है, क्या कहाँ मतलब अप एंड डाउन है, कहाँ क्या सिलेबस है, उन चीजों से आप जुड़े रहे। तो दिल्ली जाने की कोई जरूरत है क्या? कोरोना भी चल रहा है। नहीं, बस बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। लोगों ने जब ये नेट का जो प्रचलन शुरू हुआ है, जियो के आने की वजह से ये स्टार्ट नहीं था, टीचर ज्यादा आए भी नहीं। आप इसको मतलब अच्छे वे में यूज करें, है ना, नेट को बिल्कुल अच्छे वे में यूज करें। और जब ये रिवॉल्यूशन हुआ भी नहीं था जियो आने से पहले, तब मतलब दिक्कत होती थी लोगों को ज्यादा, क्योंकि तब इतना सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। नोटबंदी के बाद से ये ज्यादा है, मतलब हाँ, उसके बाद फिर कैशलेस चालू हुआ, उसके बाद फिर डिजिटल इंडिया की वजह से ये जियो आ गया, नेट सस्ता हो गया, तो हर किसी का हाथ में मोबाइल है। इससे काफी फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स को। बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर बैठ के तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन मीडिया। अब जो बच्चे जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ जाएं, और जिससे क्या रहेगा सर, आपको अब बंदा सिलेक्टेड है तो आपको डेप्थ नॉलेज में पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट से लेके समझाएगा किस तरीके से क्या रहता है, क्या एरर रहती है, किस तरीके से करना, क्योंकि वो चीजें उसने फेस की है ना। तो मैं आपको यही कहूंगा, जो बंदा कंपटीशन से जुड़ा है आप उसी को फॉलो करें, उस चैनल को फॉलो करें। उससे क्या रहेगा, आपको एक अच्छी नॉलेज और अच्छा कंटेंट मिलेगा, जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो सर आखिरी में आपको जो अपनी ब्रीफिंग जो स्टूडेंट्स के लिए हो समाप्त करके, किस तरीके से क्या रहा, बच्चों को क्या समस्याएं आती हैं या कहाँ से वो भटक जाता है ना, उन चीजों से दूर रहना है। लेकिन मौज मस्ती करनी हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि यार मौज मस्ती नहीं करते, सब चीजें होती है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ रहे हैं, अगर मौज मस्ती करें तो मौज मस्ती यार कर लो, एक दिन रख लो, है ना, यही होना चाहिए। एक आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल का प्रोसेस तो है, प्री मेंस और इंटरव्यू जो इस समय तो ज्यादा लगेगा, 1.5-2 साल। वो तो नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो मेरा 70 वाला ज्वाइनिंग तक
तो आपको लंबा है, लेकिन आप केवल, मैं तो ये कहूंगा एसएससी पर केवल डिपेंड मत रहिए। हाँ। ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, एसएससी के साथ साथ इससे रिलेटेड एग्जाम हैं जो जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हाँ, वो भी ठीक है, जैसे कि यूपी में कई जैसे आप यूपी के, अब आप एक चीज देख लीजिए, मैं सर को इंटरप्ट करना चाहूंगा कि सर वहां पर इंग्लिश में एग्जाम दिया और यहाँ पर यूपीएसआई में इनकी हिंदी आती, तो सर ने हिंदी को भी पढ़ा। अब बंदे कहते हैं जिसका इंग्लिश अच्छी होती है हिंदी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा है कहीं कुछ? आप बताइए। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा नंबर मेरे हिंदी में थे, जबकि हिंदी मैंने 12th के बाद कभी पढ़ी ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी हिंदी की। लेकिन जब पेपर से पहले 1-2 महीने देख ली थी ऐसी हिंदी, तो आप जब बचपन में पढ़े वही हिंदी मीडियम हाई स्कूल तक का ही कंटेंट रहता है, बिल्कुल वही कंडीशन में आ रहे हैं आप हाई स्कूल तक का, इंटर का भी बहुत कम रहता है। इंटर का भी हाई स्कूल की वही एडवांस रहती है, हाँ मैथ में वही एडवांस आता है, वही सर्किल वही सब आता है ना। तो ये बंदे जो मिथ पाल रखे, 4-5 आपके मिथ हमने बताए, ये बिल्कुल दिमाग से निकालने लगे रहें शिद्दत के साथ, और चैनल से जरूर जुड़ जाए, ठीक है। और सर से आप जो भी क्वेश्चन आंसर करने हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी अगली स्ट्रेटजी के वीडियो मैं सर का बहुत ही जल्द बोलूंगा कि सर आए और उस पर बात करें, ठीक है। मिलते हैं अगले